चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्दी वोकैबुलरी। अपडेटेड, आपको एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उससे खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है, यानी रिन्यू रखना पड़ता है, रिन्यूड रखना पड़ता है, रिवाइज्ड और मॉडर्नाइज और करंट रखना पड़ता है। तो देखो बच्चों, आप बहुत बार सुनते होंगे अप टू डेट रहना चाहिए, मतलब आज की तारीख तक आपको सारी खबर होनी चाहिए, आपकी नॉलेज आज के हिसाब से होनी चाहिए। जब हम अप टू डेट बोलते हैं ना, तो बेसिकली उसमें आज तक की बात हो रही होती है ना। और रिन्यूड का मतलब होता है, देखो, रीन्यू मतलब अपने आप को नया करते रहना, और करंट यानी कि बिल्कुल ताजा, हाल का, बिल्कुल जो अभी लेटेस्ट हो, है ना। तो जब आप अपने आप को अपडेटेड, मॉडर्नाइज, रिवाइज्ड और रिन्यू करते रहते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि किस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, एक्सेट्रा। And then accordingly you render, deliver, supply and submit in the exams। ठीक है, रेंडर करते हैं, आप अपना बेस्ट एग्जाम में डिलीवर करते हैं, सप्लाई करते हैं, अगर आप अपडेटेड, मॉडर्नाइज और रिवाइज्ड हैं। क्रॉनिक, आपकी जो प्रिपरेशन है वो परसिस्टेंट होनी चाहिए, लगातार लॉन्ग स्टैंडिंग होनी चाहिए, और मेहनत करना आपकी हैबिचुअल, या आप हैबिचुअल होने चाहिए मेहनत करने के लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लिंगर करना मतलब इर्द गिर्द घूमना, ठीक है, किसी चीज में लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहना, उसी को हम क्रॉनिक बोलते हैं। एज अपोज टू दिस, अगर आपकी तैयारी जो है या प्रिपरेशन आप जो करते हैं, हार्डवर्क आपका टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म है, फ्लीटिंग है, तो एग्जाम में सक्सेस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम अंडर यूटिलाइजेशन, देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, अंडर और यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग करना, और अंडर का मतलब है नीचा, नीचे, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जितना आपको उपयोग करना चाहिए था आपने उतना उपयोग नहीं किया, उसका अंडर यूज किया, नॉन यूज किया। यहाँ पर भी अंडर यूज है और नॉन यूज है। नॉन लगाकर नेगेटिव वर्ड बन जाता है, और अंडर लगाकर भी हम नेगेटिव वर्ड्स बनाते हैं। तो अंडर यूज मतलब जितना यूज किया जाना चाहिए था उससे कम, और नॉन यूज यानी कि इस्तेमाल नहीं किया गया। इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, नॉट एनफ, और इनएफिशिएंट मतलब असरदायक तरीके से नहीं, ये भी इन। ठीक है, एफिशिएंट बोलते हैं जो बहुत एफिशिएंट हो, किसे बोलते हैं बहुत एफिशिएंट, जिसकी परफॉर्मेंस, टाइम, हर चीज को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कर रही हो, मैक्सिमाइज कर रही हो, उसे बोलते हैं एफिशिएंट, राइट। तो बेसिकली जब आप रिसोर्सेस को सही तरीके से या उनको अपर्याप्त तरीके से यूज कर रहे होते हैं तो उसी को बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन। तो आपके पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, टाइम है यूटिलाइज करने के लिए, एनर्जी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, टाइम आपके पास 24 आवर्स था लेकिन आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूज और नॉन यूज हो जाएगा। पिस्ट, पिस्ट का मतलब होता है अपने आप को एक जगह पर लेवल कर देना, खड़ा कर लेना। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है वो आपको कैसे खड़ी करनी चाहिए, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। 4 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और 4 घंटे तैयारी के बाद 2 घंटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीखना है। ये आपकी क्या हो गई, इरेक्ट कर ली आपने, अपनी पिच बना ली। क्रिकेट में भी पिच लगाई जाती है, मैदान में गाढ़े जाते हैं, यानी कि सिस्टम को इरेक्ट करना। ठीक है, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना होता है, इन कॉर्पोरेट यानी कि ऐड करना, शामिल करना, ऐड करना, इंक्लूड करना, इंटीग्रेट, एम्बडी, एसिमिलेट, मर्ज और इमैल्गमेट। मीन्स 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आपको अपनी स्टडी में
प्रैक्टिस सेट्स को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, एसिमिलेट करना चाहिए और इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है। डिवॉल्ट, डिवॉल्ट का मतलब होता है क्रम्बल हो जाना, नीचे गिर जाना, रिड्यूस या डिटीरियोरेट हो जाना। तो बेसिकली मैं आपको इस पैराग्राफ के संदर्भ में अगर बताऊं तो डिवॉल्व का मतलब है सेंटर से फंड या पावर का नीचे वाली यूनिट्स के पास जाना। तो सेंटर से स्टेट्स के पास जाना और स्टेट से यूएलबीस या लोकल बॉडीज के पास जाना, उसे बोलते हैं डिवॉल्वमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स और पावर। तो इस पैसेज के संदर्भ में डिवॉल्व का मतलब ये है जो मैंने आपको बताया, और अदरवाइज डिवॉल्व का जो जनरल मीनिंग या डेनोटेशन होती है वो होता है रिड्यूस होना, क्रम्बल हो जाना। ठीक है। क्रेडिबली यानी कि बिलीवेबली, प्लॉजिबली, रीजनेबली, ये हम सबको पता है, क्रेडिट से वर्ड बना है, विश्वास करने लायक। ठीक है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, क्रेडिबली। और मैनर शो करता है एल वाई। ठीक है, मैनर शो करता है एल वाई, तो ऐसा तरीका जिसमें भरोसा किया जा सके। फॉर्मलाइजिंग, सरकार द्वारा किसी स्कीम को फॉर्मलाइज कर दिया गया, यानी कि अथॉरिटी दे दी गई, ऑथराइज हो गई वो चीज, वैलिडेट हो गई, स्टैंडर्डाइज हो गई। ठीक है, स्कीम्स को फॉर्मलाइज करना मतलब गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया जाना, वैलिडेट किया जाना कहलाता है फॉर्मलाइज किया जाना। मोनेटाइजेबल यानी एबिलिटी टू मोनेटाइज किसी चीज को, और मनी, मनी का मतलब क्या होता है, मनी, समथिंग रिलेटेड टू मनी, और एबल, एबिलिटी। ठीक है, समथिंग विच हैज द एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड टू एज अ मनी या कैन बी यूज्ड एज अ मनी, समथिंग विच कैन बी यूज्ड एज अ मनी, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनेटाइजेबल बोलेंगे, सेलेबल बोलेंगे, कमर्शियलाइजेबल बोलेंगे और बैंकेबल बोलेंगे। कैजुअलिटीज हम सबको पता है, कोई भी मिसहैपनिंग या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होती है, फैटालिटीज होती हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को खो देते हैं, वो उसके शिकार बन जाते हैं या वो घायल हो जाते हैं। ठीक है, कैजुअलिटीज बोलते हैं। और हॉस्पिटल्स में एक कैजुअलिटी वार्ड भी होता है। ठीक है, होता है ना, जहां पर एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स होते हैं उनको लाया जाता है। नॉन अडिहरेंस दो वर्ड से मिलकर बना, नॉन और अडिहरेंस। अडिहरेंस का मतलब होता है लॉज से कंप्लाई करना, उनका पालन करना, और नॉन यानी ऑपोजिट हो गया, यानी कानून का उल्लंघन करना, वायलेट करना, इन्फ्रैक्ट करना, ट्रांसग्रेस करना। ठीक है। इलेजिटिमेट हम सभी को पता है, इल और लेजिटिमेट दो वर्ड से मिलकर बना। लेजिटिमेट का मतलब समथिंग विच इज लॉफुल और लीगल। ठीक है, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इलेजिटिमेट, राइट। सो इलिसिट, अनलॉफुल, इम्प्रॉपर, अनऑथराइज्ड। व्हाई अनऑथराइज्ड, अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, टू मेक द लॉज। ठीक, और उसके ऑपोजिट जाकर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अनऑथराइज्ड। ठीक है, स्परियस, इलिसिट, अनलॉफुल, इम्प्रॉपर, अनऑथराइज्ड इज इलेजिटिमेट। ठीक है। इनसबऑर्डिनेट, देखो ऑफिस में सबऑर्डिनेट होते हैं जो किसी के अधीन काम करते हैं, किसी के नीचे काम करते हैं, दे आर द जूनियर्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम इन लगा देंगे तो ऑपोजिट बन जाएगा। सो अगर कोई पर्सन किसी के नीचे रह के काम करना पसंद नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, रिबीलियस होगा, म्यूटिनस होगा। म्यूटिनी वर्ड से बना है म्यूटिनस। ठीक है। डिफाइंट यानी कि रूल्स को डिफाई करने वाला होगा। अनरूली यानी रूल्स के तहत काम करने वाला नहीं होगा। नॉन कंप्लायंट, कंप्लायंट मतलब पालन करने वाला, और नॉन कंप्लायंट पालन नहीं करने वाला, नॉन अडियरेंट। ठीक है। बैंकेबिलिटी, अभी हमने बैंकेबल वर्ड पढ़ा था और ये बैंकेबिलिटी है, मींस किसी चीज की एबिलिटी कि वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे बेचा जा सकता है, वो लिक्विड है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वही उसकी बैंकेबिलिटी कहलाएगा। द एबिलिटी ड्यू टू विच अ थिंग कैन बी सोल्ड इन द मार्केट कैन बी कन्वर्टेड टू मनी। ठीक है।
So herein we have done the vocabulary. Now switch to RC passage. Do pause your screen for a while and then read the passage. Students, you can please pause the screen and read and understand the passage. Now let's understand and comprehend. The government's updated Urban Challenge Fund has rendered the attention of urban local bodies. गवर्नमेंट के अर्बन चैलेंज फंड को अपडेट करने से या रिवीजन होने से उसने अर्बन लोकल बॉडीज की अटेंशन को खींचा है या उनको सप्लाई क्या करने की कोशिश की. बेसिकली देखो, डिलीवर और सप्लाई होता है रेंडर्ड का मतलब, लेकिन यहाँ बेसिकली रेंडर्ड का मतलब जो ये है कि चूंकि गवर्नमेंट ने अर्बन चैलेंज फंड में रिवीजन किया है, इसलिए अर्बन लोकल बॉडीज का ध्यान उनकी तरफ गया है कि उनको अब रेंडर करना है, डिलीवर करना है एंड इवन मोर प्रीशियस रिसोर्स, एक बहुत ज्यादा कीमती संसाधन. ठीक है, और कीमती संसाधन एक्चुअली क्या है, अटेंशन है यहाँ पर. इज द स्ट्रगल टू कंप्लीट अनफिनिश्ड वर्क अंडर अदर स्कीम्स, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी अनफिनिश्ड स्कीम्स पड़ी हुई हैं, सरकार की योजनाएं पड़ी हैं जो कि अभी तक वो पूरी नहीं कर पाए हैं. उनको पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं उन स्कीम्स के कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ इन्होंने क्यों बोला है कि अटेंशन जो है वो बहुत प्रीशियस रिसोर्स है, कि बेसिकली जो अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज और काउंसिल्स हैं उनके पास टाइम, दूसरा स्टाफ एफिशिएंट, ठीक है, और तीसरा एनर्जी इतनी नहीं है कि वो अलग अलग जगह पर अपनी एनर्जी जो कि ऑलरेडी स्कीम्स इनकम्प्लीट पड़ी हुई है वहां पर लगाए. उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और नई स्कीम लॉन्च कर दी है अर्बन चैलेंज फंड, वहां पर भी दिमाग लगाए, ध्यान लगाए. ठीक है, उसमें उन्होंने स्कीम्स का नाम भी बता दिया, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, स्मार्ट सिटीज और प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिनको अभी तक अर्बन लोकल बॉडीज पूरा नहीं कर पाई हैं और उनको पूरा करने के लिए वो जूझ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं. और एक चीज और बता दी इन्होंने यहाँ पर कि देखो, एक तो इनकम्प्लीट है अभी, और दूसरा ऑल्सो सफर फ्रॉम क्रॉनिक अंडर यूटिलाइजेशन. और ये जो स्कीम्स हैं उनमें फंड भी पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है. ये जो स्कीम्स हैं ये अभी भी क्रॉनिक अंडर यूटिलाइजेशन, लगातार अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से जूझ रही हैं, ग्रसित हैं. The government has pitched the fund as a move towards market-linked, reform-driven and outcome-oriented urban infrastructure. गवर्नमेंट ने इस फंड को किस तरीके से प्रमोट किया है कि ये एक कदम है, इट्स अ मूव टुवर्ड्स, ये कदम है मार्केट लिंक, रिफॉर्म ड्रिवन एंड आउटकम ओरिएंटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाता है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, hospitals, schools, water supply, these are parts of urban infrastructure. तो ये जो फंड है उसको गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट कर रही है कि ये मार्केट से जुड़ा हुआ है, ये एक ऐसा कदम है जो मार्केट से जोड़ने वाला है, रिफॉर्म पर आधारित है और ये नतीजों पर बेस्ड है, ओरिएंटेड है. ठीक है, ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा प्राइमरीली. With the center covering 25% of project cost if cities raise at least 50% through bonds, loans and PPPs. इसमें शर्त क्या रखी गई है कि अगर सिटीज बॉन्ड्स, लोन्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बाजार से या जनता से 50% पैसे उठा पाएंगे तो सेंटर 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रोवाइड कर देगी. ठीक है, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50% जनता से पैसा उधार अगर मिल जाएगा एज अ लोन
अगर सिटीज ले पाएंगे तो 25% सेंटर दे देगी. दिस इज एन अटेम्प्ट टू इनकॉर्पोरेट फिस्कल डिसिप्लिन इन अ सिस्टम दैट हैज नेवर प्रॉपरली डिवॉल्व्ड फिस्कल पावर्स टू यूएलबीज. ये फिस्कल डिसिप्लिन एक ऐसे सिस्टम में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को शामिल किए जाने वाला प्रयास है जिसमें पहले कभी भी फाइनेंशियल पावर्स अर्बन लोकल बॉडीज को सही तरीके से नहीं दी गई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई. मैनी इंडियन सिटीज कैन नॉट क्रेडिबली बोरो. बहुत सारे भारतीय शहर विश्वास पर पैसे को नहीं कर्ज ले सकते विदाउट फर्स्ट फिक्सिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लोकल टैक्सेस एंड ट्रांसफर. जब तक कि पहले वो पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीति पर आधारित अर्थव्यवस्था की लोकल टैक्सेस को कलेक्ट नहीं कर लेते और केंद्र सरकार को ट्रांसफर नहीं कर देते. ऐसा करके सबसे पहले तो उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाना है. सबसे पहले उन्हें समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी, तभी उन्हें मार्केट से पैसा मिल पाएगा. Which are shaped by state level issues and understatement in municipal capacity. अभी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें मार्केट से पैसा उधार मिलना ये किस पर डिपेंड करता है, स्टेट लेवल इश्यूज, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज स्टेट के अंडर आती हैं तो स्टेट से जुड़े हुए मुद्दे ही ये तय करते हैं कि किसी लोकल बॉडी को मार्केट से कर्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन म्यूनिसिपल कैपेसिटी, और म्यूनिसिपल कैपेसिटी में उस चीज का अंडर इन्वेस्टमेंट रहेगा. कहने का मतलब समझ गए होंगे आप. देखिए बेसिक जो मीनिंग है वो ये है कि सेंटर स्टेट्स को पैसे बांटता है. अगर सेंटर में भी किसी ए पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में भी ए पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा इजीली मिल जाता है डेवलपमेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी. और स्टेट के नीचे म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा नीचे की तरफ फ्लो करता है. ठीक है, तो अगर सेंटर में एक ही गवर्नमेंट है, स्टेट में भी एक ही गवर्नमेंट है तो म्यूनिसिपैलिटीज को पैसा मिलना आसान हो जाएगा. म्यूनिसिपैलिटीज में भी एक ही गवर्नमेंट है अगर, ठीक है. अगर नहीं है तो पैसा मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. अंडर इन्वेस्टमेंट म्यूनिसिपल कैपेसिटी में चीज़ों पर होगा, डेवलपमेंट स्कीम्स पर होगा. और दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो इन्होंने स्टेट लेवल इश्यूज बताए कि सेंटर का स्टेट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या स्टेट की म्यूनिसिपैलिटीज के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मार्केट में म्यूनिसिपैलिटीज को पैसा कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा. रिक्वायरिंग सिटीज टू अर्न देयर ग्रोथ रिस्क्स, साइडलाइनिंग वीकर वंस. ठीक है, अब इस स्कीम के तहत चूंकि सरकार ने ये बना दिया है कि जो सिटी ज़्यादा पैसे उगाहेगा, ज़्यादा पैसे ले पाएगा, ठीक है, उसको उसका विकास होगा. वो खुद अपने विकास को अपने कमाए हुए पैसे से कर सकता है. और इस तरीके से रिस्क में पड़ जाते हैं, जोखिम में पड़ जाते हैं, जोखिम में डाल दिया जाता है जो कमज़ोर सिटीज़ हैं उनको इग्नोर करके. एंड शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम सर्विसेज, और इस तरीके से क्या होता है जो सिटीज़ हैं उनका फोकस सर्विस प्रोवाइड करने से ज़्यादा, लोगों को सेटल करने से ज़्यादा असेट्स जो कि मनी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं उनको विकसित करने पर लग जाता है. सो म्यूनिसिपैलिटीज़ का बेसिक काम क्या है, लोगों को साफ सुथरे घर देना, सैनिटाइज्ड, ठीक है, सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करना, देन ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिफिकेशन देना. ये सारी चीज़ें जो म्यूनिसिपैलिटी का काम है, बेसिक फॉर्मलाइजिंग सेटलमेंट है, उससे उनका दिमाग शिफ्ट हो जाएगा, फोकस उनकी शिफ्ट हो जाएगी. सर्विसेज प्रोवाइड करने की जगह अब वो क्या करने लगेंगे, सेंटर से एसेट्स विकसित करने पर उनका ध्यान लग जाएगा. द 5,000 करोड़ गारंटी में ईज बोरोइंग फॉर स्मॉलर सिटीज. ये कह रहे हैं 5,000 करोड़ की जो गारंटी मिल रही है उससे स्मॉलर सिटीज को पैसे मिलने में या कर्जा मिलने में आसानी हो जाएगी. बट प्रॉपर अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आर एसेंशियल. लेकिन इस स्कीम को प्रॉपर तरीके से पैसा कहाँ आया, कहाँ पर खर्चा हुआ, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना
और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो देखो यहाँ पर हमें एडिटर की टोन समझ में आ गई कि ये टोन जो है ये प्रेज कर रही है, ठीक है, उनकी टोन यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर तौर पर ये कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ की जो गारंटी दे रही है सरकार, उससे छोटे सिटीज को लोन मिलना आसान तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर अकाउंटिंग करना, यानी पैसा कहाँ पर से आया और किस तरीके से गवर्नमेंट ने खर्च किया या सिटीज ने खर्च किया, सॉरी यहाँ पर लोकल बॉडीज की बात हो रही है, अर्बन लोकल बॉडीज की, इसकी अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी मतलब सही अच्छा स्टाफ रखना, ठीक है, और ऑलरेडी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, ऑलरेडी ओवरलोडेड विद वर्क हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करना, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्ड करना, ज़्यादा स्टाफ को रिक्रूट करना, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने कॉशन भी दे दिया कि अगर स्कीम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो क्या ज़रूरी है, सावधानी क्या बरतनी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हो गई, प्रेज भी हो गया और कॉशन भी हो गया। When a parliamentary standing committee asked about the funds eligibility criteria, जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने पूछा कि इस फंड के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसको ये फंड मिलेगा और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एंड एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने कहा दैट इट विल स्टिल अंडर एग्जामिनेशन, इट वॉज स्टिल अंडर एग्जामिनेशन, कि अभी तक वो उसके तहत एग्जामिनेशन चल रहा था कि किसको फंड मिलेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। अंडर एग्जामिनेशन मतलब अंडर स्क्रूटनी, अंडर अभी प्रोसेस है, समझा जा रहा है। अ पॉसिबल रेसिपी फॉर पॉलिटिकली कलर्ड स्पैंडिंग। अब देखो फिर यहाँ पर एडिटर की टोन आ गई, जिसको सुनकर ऐसा लग रहा है ये इन्वर्टेड कोट में है, तो पहले तो ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन है किसका, अर्बन अफेयर मिनिस्टर का, और दूसरा एडिटर ने यहाँ पर कहा है इन्हीं के वक्तव्य को लेते हुए कि शायद ये एक पॉलिटिकली कलर्ड स्पैंडिंग है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में है वो डिसाइड करेगी कि किसको पैसा दिया जाना है और किसको नहीं। पॉलिटिकली कलर्ड, अनबायस्ड नहीं है, ये बायस्ड है और डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, बायस्ड है और डिस्क्रिमिनेटरी है। कलर्ड का मतलब ही होता है डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, और राजनीति पर आधारित डिस्क्रिमिनेशन है। Across sectors, the center has since 2014 increasingly reduced the share of public support. 2014 से केंद्र सरकार ने अक्रॉस सेक्टर्स यानी कि सारे सेक्टर्स पर पब्लिक सपोर्ट का जो शेयर है, जो अंश है, हिस्सा है, उसे कम कर दिया है, वाइल और लगातार कम करती जा रही है, वाइल आस्किंग पब्लिक सिस्टम्स टू फिल द गैप यूजिंग प्राइवेट फाइनेंस। और जो लोकल बॉडीज हैं उनको सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर से फाइनेंस करने की कहो या जनता से फाइनेंस करने की कहो, ताकि जो गैप रह गया है, ठीक है, वो पूरा किया जा सके। द CSIR वॉज अमंग द फर्स्ट कैजुअलिटीज। अभी उन्होंने बोला कि ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो सबसे पहले केंद्र सरकार का विक्टिम बना, या केंद्र सरकार की इस नीति का सबसे पहला शिकार CSIR हुआ, और अर्बन डेवलपमेंट सबसे लेटेस्ट करंट हो सकता है। In higher education, the move towards infrastructure loans turned public universities into debt-laden entities. और हायर एजुकेशन में सरकार का जो एक कदम था कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स लिए जाएं, ठीक है, सरकार का कदम क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स टर्न पब्लिक यूनिवर्सिटी। सरकार ने ये कहा था कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हायर एजुकेशन में जनता से पैसा कर्ज लिया जाए, जिसकी वजह से जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कर्ज में डूबी हुई एंटिटीज़ बन गई हैं, इकाइयाँ बन गई हैं, दैट वर एक्सपेक्टेड टू रिकवर कॉस्ट्स बाय इंक्रीजिंग फीस। और इनसे ऐसी आशा की जा रही है कि वो जो भी कीमत आती है यूनिवर्सिटीज़ के संचालन में, वो फीस को बढ़ाकर उसे पूरा करें, रिकवर करें, इफेक्टिंग पुअर स्टूडेंट्स, और जिसकी वजह से जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। The studies of the National Health Mission's financial management have documented long delays, और नेशनल हेल्थ मिशन के फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है या उसमें जो लिखा पड़ी हुई है, उसकी अध्ययन
ये बताते हैं कि फंड को ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट के पास से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास पहुंचने में बहुत देरी हुई है, लॉन्ग डिलेज। ठीक है, लॉन्ग डिलेज मतलब बहुत देरी हुई है फंड्स के ट्रेजरी से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास पहुंचने में। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किसकी बात हो रही है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो भी हॉस्पिटल्स या जो भी डिस्पेंसरीज वगैरह आती हैं, उनके पास जो पैसा पहुंचता है गवर्नमेंट से, उसमें देरी हुई है। सो इन प्रैक्टिस, इसलिए व्यवहार में हॉस्पिटल्स हैव बीन आस्क्ड, हॉस्पिटल से ये कहा गया है टू मेंटेन सर्विसेज फर्स्ट एंड रिसीव मनी लेटर, कि उन्हें पहले सर्विसेज को मेंटेन करना है, उसके बाद पैसा लेना है। Audits under the उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना have exposed significant non-adherence। ऑडिट्स जो स्क्रूटनी हुई है, जो एग्जामिनेशन हुआ है उज्ज्वल डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी एश्योरेंस योजना के तहत, उसने खोलकर सामने रख दिया है, उजागर कर दिया है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण नॉन अडेयरेंस को एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को पावर सेक्टर में, कि कैसे लॉ का पालन नहीं किया है, कानून का पालन नहीं किया गया है, और उनके क्रियान्वयन में भी बहुत सारी गैप्स रह गए हैं पावर सेक्टर में। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है वो कहाँ की है? पावर सेक्टर की है, उज्ज्वल। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इलेजिटिमेट एंड पब्लिक सिस्टम शुड समटाइम्स रेज रेवेन्यूज। अब यहाँ पर देखो एक और वर्डिक्ट आ गई हमारे एडिटर की। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कैपिटल यानी कि आप जो जनता से पैसा उठाते हैं वो कोई इलीगल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है। एंड पब्लिक सिस्टम्स शुड समटाइम्स रेज रेवेन्यूज, और जो पब्लिक सिस्टम्स हैं उनको कभी कभी जो अपनी इनकम है वो जनता से पैसे उधार लेकर करनी चाहिए। द इश्यू इज दैट, लेकिन जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो ये है, द सेंटर इंक्रीजिंगली कंडीशंस पब्लिक सपोर्ट, कि जो सरकार है या केंद्र सरकार है वो पब्लिक सपोर्ट को ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, एनकरेज कर रही है, यानी कि जनता से पैसे मांगने को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, कर्जे को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ऑन मार्केट एक्सेस इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग मिनिमम सर्विस गारंटीज फर्स्ट, और ये सुनिश्चित करना कि सबसे पहले आपको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है उसकी गारंटी देने की जगह है, मिनिमम सर्विस जो प्रोवाइड करनी है उसकी गारंटी देने की जगह कि हाँ भाई हम इतनी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जनता को गारंटी देने की जगह सबसे पहले क्या कर रही है? लोगों से पैसे मांग रही है, उसको मोटिवेट कर रही है। दस वाइल द फंड्स इंस्ट्रूमेंट आर लेजिटिमेट, हाँ इसलिए जबकि जो फंड्स जनता से लिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से कानूनन तो हैं, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ बिकमिंग इनसबॉर्डिनेट टू बैंकेबिलिटी, लेकिन इससे क्या होगा? रिस्क बढ़ जाएगी कि ये इनसबॉर्डिनेट हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, या क्या हो जाएंगे? ये मानेंगे नहीं करना, रूल्स को वायलेट करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकेबल हो जाए। इफ़ लैंड रिकॉर्ड्स आर मिशमैच, मतलब अगर लैंड रिकॉर्ड जो बेसिकली हमारे जो यूएलबीज हैं उनके पास जो लैंड्स का रिकॉर्ड है, अगर उसमें गड़बड़ी हुई, मैसी हुए, यूएलबीज रूटीनली वायलेट मास्टर प्लान्स, अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने जारी रखा, रूटीन में रखा कि वो मास्टर प्लान्स को वायलेट करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, एंड री एंटर्स एंड लो इनकम हाउस होल्ड डू नॉट रिसीव एडिशनल प्रोटेक्शंस, एंड रेंटर्स एंड लो इनकम हाउस होल्ड, जो किराए पे रहने वाले लोग हैं या जिनकी इनकम कम है, ऐसे परिवारों को एडिशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। बेसिकली देखो इसका मीनिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। इसलिए वाइल द फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स आर लेजिटिमेट, ठीक है, एक तरफ हम ये मान लेते हैं कि जो फंड्स का सोर्स है जहाँ से आपने पैसे लिए हैं वो लेजिटिमेट है, कानूनन है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? आप जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनका ध्यान सर्विस प्रोवाइड करने की जगह है आप कैसे सेंटर गवर्नमेंट से फंड ले सकते हैं इस तरफ डाइवर्ट कर देंगे, फोकस कर देंगे, और इसलिए उनका पूरा का पूरा दिमाग वहीं चला जाएगा। और बैंकेबिलिटी देखिए लिखा है ना, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ बिकमिंग इनसबऑर्डिनेट टू बैंकेबिलिटी। ठीक है, इफ लैंड रिकॉर्ड्स, अगर लैंड रिकॉर्ड्स हमारे सही नहीं हैं, अगर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो लगातार मास्टर प्लान्स का उल्लंघन कर रही हैं, अगर रेंटर्स, लॉ इनकम हाउस होल्ड्स को प्रॉपर एडिशनल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहे हैं,
तो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगी ऑफ बिकमिंग इनसबऑर्डिनेट, कि लोग वायलेट करना शुरू कर देंगे, अर्बन लोकल बॉडीज वायलेट करना शुरू कर देंगी बैंकेबिलिटी के चक्कर में, ठीक है, सरकार को का उल्लंघन करना, सरकार के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर देंगी, ठीक है। So now discuss the question answers. You can pause the screen for a while. The passage was very tricky, right? और उसका जो conceptual meaning है वो उससे समझना थोड़ा सा मुश्किल भी था. So the central concern raised in the passage about the urban challenge fund is that, central concern क्या है जो पैसेज में उठाया गया है अर्बन चैलेंज फंड को लेकर, completely replaces अर्लियर अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि किसी स्कीम को रिप्लेस कर रहा है ये. B encourages reckless borrowing. reckless का मतलब careless, borrowing unconcerned, ठीक है, unmindful borrowing by urban local bodies, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा बहुत ही केयरलेस बोरोइंग को एनकरेज करता है ये, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज के लिए खुद के लिए अपने आप में एक चैलेंज है कि वो जनता से पैसा कैसे लें, ठीक. places additional pressure on already capacity constrained urban local bodies. This is the answer. Already यहाँ पर बोला ही था कि attention एक बहुत ही precious resource है, कि वो कैसे स्टाफ जहाँ पर कम है, टाइम की कमी है, ऑलरेडी वो लोग ओवरलोडेड हैं, तो ऐसे अर्बन लोकल बॉडीज पर आप कैसे एक और स्कीम का प्रेशर लाद सकते हो, ठीक है. The requirement that cities raise at least 50% of project cost primarily aims to. The requirement that cities raise, ये जो requirement सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखी है कि आपको 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का पैसा कहाँ से लेना पड़ेगा, इसका क्या एम है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है. जनता से अगर आपको 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का पैसा उठाना है तो उसके पीछे केंद्र सरकार का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है. रिड्यूस द फिस्कल बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट, इससे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा. यस ऑफ कोर्स, दिस इज द आंसर, ठीक है, यही वो चाहती है सरकार कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल लोड कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जनता से पैसा मिल जाए. तो बी देख लीजिए, हम इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तभी हमें क्लियर कट होगा कि आंसर यही है. बी एनकरेज फिस्कल डिसिप्लिन एंड मार्केट ओरिएंटेशन, इससे यानी कि जनता से 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का पैसा लेने से क्या होगा, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा और मार्केट ओरिएंटेशन होगा. कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, आपको मेंटेन करना चाहिए, आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है. प्राइवेटाइज ऑल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, नोवेयर मेंशन कि पूरा का पूरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उठा के प्राइवेटाइज कर दो, नो. डिस्करेज स्मॉलर सिटीज फ्रॉम अप्लाइंग, इससे छोटे सिटीज हैं वो अप्लाई करने से बचेंगे, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, वो उल्टा डिस्करेज होंगे, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है 5 करोड़ की जो गारंटी मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो उससे स्मॉल जो सिटीज हैं वो भी एनकरेज होंगे, ठीक है. नेक्स्ट, The author suggests that many Indian cities cannot credibly borrow, mainly because, author क्यों कहता है कि बहुत सारे इंडियन सिटीज़ हैं वो बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि दे lack access to international markets, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी एक्सेस, उनकी पहुंच है ही नहीं. तो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट्स की कहीं पर बात की भी नहीं है, जो बात की गई है वो किसकी की गई है, बात की गई है बोरो अपने स्टेट में मार्केट से करने की, ठीक है. दूसरा, दे लैक weak political economy of Texas and limited municipal capacity. डायरेक्ट इन्हीं वर्ड्स में कहा गया है कि सिटीज़ के पास जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो कमज़ोर है, टैक्सेस को कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं और म्यूनिसिपल कैपेसिटी उनके पास है नहीं, स्टाफ की शॉर्टेज है, टाइम की कमी है, ओवरलोडेड हैं, बहुत सारी स्कीम्स के नीचे दबे हुए हैं, ये स्कीम्स अभी पूरी हुई नहीं है, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. स्क्रीन को पॉज करके आंसर्स को मार्क करिए और जो समझ में नहीं आया है उस आंसर को दोबारा से, जो गलत हो गया उसको चेक कर लीजिए, राइट. 4, द फ्रेज रिक्वायरिंग सिटीज टू अर्न देयर ग्रोथ इम्प्लाइज, सिटीज को अपनी ग्रोथ के लिए खुद ही अर्न करना पड़ेगा, इसका क्या अर्थ है. सिटीज शुड बिकम फुली ऑटोनोमस, सिटीज को अब पूरी तरह से ऑटोनोमस हो जाना चाहिए. ऑटोनोमस मतलब फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा है कहीं लिखा है, नोवेयर मेंशन.
बी, डेवलपमेंट विल डिपेंड ऑन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मार्केट एक्सेस। यही चीज़ बोली है कि आपका डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और मार्केट में एक्सेस कैसी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्यों? क्योंकि आप टैक्सेस कितना कलेक्ट कर पाते हैं, और मार्केट एक्सेस क्यों? क्योंकि मार्केट से आप 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का पैसा रेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिफ्थ, द रिस्क ऑफ पॉलिटिकली कलर्ड स्पेंडिंग अराइजेस ड्यू टू, जो ये रिस्क है कि पॉलिटिकली कलर्ड स्पेंडिंग है वो क्यों होती है, पॉलिटिकली कलर्ड स्पेंडिंग है वो क्यों खड़ी होती है, इसकी वजह से ये रिस्क जो है वो। ए, एक्सेसिव ट्रांसपेरेंसी इन फंड एलोकेशन, अगर फंड एलोकेशन में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है तो गड़बड़ी होने के कोई चांसेस है ही नहीं, कोई रिस्क होगी ही नहीं, कोई जोखिम होगा ही नहीं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बी, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी इन प्लेस, इसकी भी कहीं भी बात नहीं गई है, क्योंकि यहाँ जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट, उन्होंने क्या बोला था कि अभी भी एग्जामिनेशन चल रहा है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, है ना। तो अभी जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय ही नहीं है तो स्ट्रिक्ट कैसे होगा और ऑलरेडी इन प्लेस कैसे होगा, राइट। सो बी इज नॉट द आंसर। सी, लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, सो उस वर्ड से जो फ्रेज यूज किया था कि अंडर एग्जामिनेशन, उससे यही समझ में आता है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। 6, the reference to CSIR and higher education primarily serve to, यहाँ पर एडिटर ने CSIR का और हायर एजुकेशन का एग्जाम्पल क्यों दिया है, उसका मुख्य पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था। To criticize scientific institutions, nowhere mentioned. B, illustrate a broader pattern of reducing public financial responsibility. Exactly यही चीज़ है कि सारी चीज़ जो है ना वो लोगों के ऊपर ही लाद दी है कि तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी चलानी है तो अपना फंड लेकर आओ, कहाँ से लेकर आओगे, स्टूडेंट से फीस ज़्यादा ले लो चाहे कुछ भी करो। CSIR से भी यही कह दिया कि ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, आप पैसे जनता से रेज करिए, ठीक है, प्राइवेट फाइनेंस को मैनेज कीजिए अपने। तो ये एक ब्रॉडर पैटर्न को दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करती जा रही है। द एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटल्स अंडर द NHM डेमोन्स्ट्रेट्स, एग्जाम्पल क्यों लिया गया है हॉस्पिटल्स का, क्या दर्शाने के लिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज फुल्ली प्राइवेटाइज से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पर जो बात की जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है, NHM के तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स आते हैं। ट्रेजरी सिस्टम्स फंक्शंस एफिशिएंटली, अगर ट्रेजरी सिस्टम्स एफिशिएंटली फंक्शन कर रहे होते तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो ये दर्शाने के लिए तो हो ही नहीं सकता। और क्लियर कट बोला जा रहा है कि ट्रेजरी से फंड हॉस्पिटल्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा देरी होती है, और ऐसा लग रहा है कि सरकार कह रही है कि सेवाएं पहले दो, पैसे बाद में लेना। ठीक है, सो दिस इज नॉट द आंसर। डिलेज इन फंड्स फ्लो अंडरमाइन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एग्जैक्टली यही है, रिड्यूस हो जाता है, अंडरमाइन। ठीक है, पब्लिक सर्विस की जो डिलीवरी है वो अच्छी नहीं रहती, फंड के फ्लो में डिले होने की वजह से, देरी होने की वजह से। 8, द ऑथर्स स्टांस टुवर्ड्स प्राइवेट कैपिटल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, प्राइवेट कैपिटल को लेके जो ऑथर का नजरिया है, जो स्टैंड है, उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे बताया जा सकता है, कंप्लीटली अपोज्ड है, नोवेयर, उसमें लिखा है लेजिटिमेट है कि आप जनता से पैसे ले रहे हैं वो पूरी तरह से लॉफुल है, लेजिटिमेट है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। दो चीज़ों का यूज़ किया है उन्होंने। ठीक है, फुल्ली सपोर्टिव विदाउट कंडीशंस, नोवेयर मेंशन्ड, क्योंकि कंडीशंस उन्होंने बताई हैं कि अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। सो कॉशियसली एक्सेप्टिंग बट क्रिटिकल ऑफ एक्सेसिव रिलायंस, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है आप जनता से अगर पैसे लेते हैं तो वो सब लेजिटिमेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। जब मैं पैसेज पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था, देखो कॉशन दे दिया यहाँ पर। ठीक है, द पैसेज सजेस्ट दैट प्रायोरिटाइजिंग बैंकेबिलिटी ओवर मिनिमम सर्विस गारंटीज में, पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप बैंकेबिलिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेना चाहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से और आप सर्विसेज को मिनिमम सर्विस की गारंटी नहीं दे रहे हो, इसके ऊपर इसको रख रहे हो, तो उससे क्या होगा। स्ट्रेंथन प्रोटेक्शंस फॉर लो इनकम हाउसहोल्ड्स, ऑपोजिट है। उन्होंने क्या बोला था, आप फॉर्मलाइजिंग सेटलमेंट, ये आपकी प्राइमरी सर्विस होनी चाहिए, उसकी जगह आप बैंकेबिलिटी को प्रीफर करने लग गए हो, प्रायोरिटी देने लग गए हो। ठीक है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। बी, इंप्रूव लैंड रिकॉर्ड सिस्टम्स इमीडिएटली, नो वे। बच्चों देखो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड की बात जो की गई है ना,
वो इस सेंस में नहीं की गई है। इम्प्रूव हो जाएगा तुरंत ही बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने क्या बोला कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल काउंसिल्स जो हैं, वो क्या होगा, वो लैंड रिकॉर्ड को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगी, जो उनकी बेसिक काम है वो भी नहीं कर पाएंगी। वो फंड कैसे मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पर फोकस करने लग जाएंगी। ठीक है। अंडरमाइन इक्विटेबल सर्विस डिलीवरी। ठीक है, जस्ट इक्विटेबल, जस्ट फेयर सर्विसेज की डिलीवरी पर वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। क्लियर कट लिखा हुआ है। मिनिमम सर्विस ओवर, प्रायोरिटी किसको दे दी, बैंकेबिलिटी को, ना कि जो आपको सर्विसेज देनी थी उन पर। द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेजेस, हम कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और इसमें 1 नंबर स्कोर करना इट्स वेरी इजी। क्लियर सी बात है, सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, एनालिटिकल और कॉशनरी है। सेलिब्रेटरी का मतलब किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना होता है। न्यूट्रल कभी भी ऑथर हो नहीं सकता, एडिटर हो नहीं सकता, क्योंकि उसका काम ही होता है सरकार की नीतियों पर जनता का ध्यान खींचना और सरकार को अपने पॉलिसीज में करेक्शन करने के लिए एक स्टिमुलस देना। तो न्यूट्रल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। एग्रेसिव एंड डिसमिसिव, डिसमिसिव नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही प्रेज किया है कि ठीक है, जनता से पैसे लेना गलत नहीं है, लॉफुल है, लेजिटिमेट है। ठीक है। और यहाँ पर एनालिटिकल एंड कॉशनरी क्यों है? कॉशनरी तो देखो आपको समझ में आ गया कि जनता से पैसे लीजिए लेकिन अकाउंट्स को मेंटेन कीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। ठीक है। और एनालिटिकल का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बारीकी से एनालाइज करना। सो आंसर विल बी 10 ओनली। सो बच्चों, इस तरीके से हमें पूरे पैसेज को समझने की कोशिश करनी है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।